लेकिन ये मेरा मानना है कि जो भी किसी भी राज्य की जो भी सरकारें कर रही हैं, वो पर्याप्त नहीं हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, जो प्रशासनिक रूप से नहीं किए जा सकते। तो इसलिए उस विचार से ही ये प्रेरित होकर फिर मैंने ये जॉब छोड़ा और फिर वो काम अल्टीमेटली किसान को उसकी उपज का पर्याप्त मूल्य मिलना चाहिए और वो इतना होना चाहिए कि जो गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। स्वाभिमान। 2 ऐसे अंग हैं हमारे समाज के जिसको हमने बहुत नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है। एक तो वो कृषक है, हमारे किसान हैं, जो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं और दूसरा जो श्रमिक है। आप यदि और एनालिसिस करें तो आप पाएँगे सरकारें वही करती हैं, जिनसे उनको लगता है कि उनको वोट मिल जाएगा और वो अगला इलेक्शन जीत जाएँगे। इससे बहुत दूर की सोच हमें नहीं दिखती पॉलिटिक्स में। जो बड़ा अन्याय हो रहा है वो क्या है? आज शिक्षा के क्षेत्र में जो ये खाई बढ़ती चली जा रही है, उसके कारण असमानता पैदा हो रही है और नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बालाघाट जिले के पूर्व कलेक्टर बी चंद्रशेखर साहब, जो नाम जाना पहचाना है और लोगों के दिलों में भी बसता है। इसके बाद ये कमिश्नर रहे और कमिश्नर जबलपुर रहे और कमिश्नर रहने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्हें नौकरी छोड़ना पड़ा और एजुकेशन में और समाज सुधार के क्षेत्र में आगे आना पड़ा। ऐसे कई जनता के सवाल हैं, हम भी पब्लिक के बीच में जाते हैं तो उनके बीच में एक ही सवाल होता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि बी चंद्रशेखर साहब को नौकरी छोड़ना पड़ा। तो सर, हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह है जो कौतूहल का विषय है लोगों के लिए। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन पहला जो एक मैं बात रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने अपना नाम भी परिवर्तित किया है जी, सुमन। और अभी समान शेखर नाम समान। रखा हुआ है। जी, जी, जी। अ, और ऑफ़िशियली भी वो समान शेखर ही हुआ है। जी। तो आईएएस में से ये जो सर्विस है उसको छोड़ने का कोई पुश फैक्टर नहीं रहा। मतलब ऐसी कोई समस्याएँ आईएएस में या फिर मेरी पदस्थापना में नहीं रही जिसके कारण मैंने छोड़ा है। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई कारण रहा होगा, कोई कठिनाई रही होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज भी मानता हूँ कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है वो एक बेहतरीन अवसर आपको देती हैं, शायद सबसे अच्छा अवसर आपको देती हैं लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करने का। और जो अनुभव मैंने उस सर्विस में प्राप्त किया, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और जितना लगभग 21 साल मैंने आईएएस में बिताए हैं और अलग-अलग पदों पर मुझे लोगों के काम आने का या लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिला। तो उससे मैं बिल्कुल पूर्णतः संतुष्ट था और हूँ भी। लेकिन हमेशा एक समय आता है जब आपको लगता है कि आप और कुछ अधिक भी कर सकते हैं और जब वो विचार मन में आया और कई सालों तक ऐसा विचार मन में रहा कि जो प्रशासक के रूप में या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो कुछ हम समाज के लिए कर पा रहे हैं और उससे जो कुछ बदलाव या जो कुछ प्रगति हम समाज में देख पा रहे हैं, उससे हट के भी और ऐसी चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है और वो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रशासन में रहते हुए करना बहुत हद तक कठिन हो जाता है या एक फिर सीमा होती है प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, तो क्या कुछ ऐसा मन में था कि वो सीमा हम के पार नहीं हो पा रहे इसलिए नौकरी छोड़ना पड़ा ऐसा कुछ? नहीं, उन सीमाओं के भीतर बहुत कुछ किया जा सकता है। जी, जी। पर मैं कह रहा हूँ कि उन सीमाओं के भीतर रहकर जितना कुछ किया जा सकता है वो काफ़ी है प्रशासन में। लेकिन समाज को यदि सर्वांगीण प्रगति करनी है तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है जो प्रशासनिक रूप से नहीं किए जा सकते। तो इसलिए उस विचार से ही ये प्रेरित होकर फिर मैंने ये जॉब छोड़ा और फिर वो काम कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि सर्वांगीण विकास के लिए हमारे देश के, हमारे लोगों के, समाज के लिए ज़रूरी है। तो सर, एक मन में ख्वाहिश थी, एक कहावत है कि बहुत सी ख्वाहिश अधूरी है, अब बदलाव ज़रूरी है। मुझे लगता है कि शायद आप इसी तर्ज पे जाने के लिए नौकरी को पीछे छोड़ना पड़ा, आईएएस की नौकरी को। तो क्या अब इसके बाद क्या है सर कि समाज में किस तरह का बदलाव लाना चाह रहे हैं? एक वैचारिक क्रांति, शिक्षा क्रांति, किस तरह से सर? यदि इसको हम क्रांति कहें तो ये मूलतः ये वैचारिक क्रांति है, क्योंकि विचारों से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। तो यदि इस बहुत संक्षिप्त में कहूँ तो जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक सौहार्द और मानवीय गरिमा, ये हमारे संविधान में निहित है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। और पूरा संविधान और पूरी व्यवस्था जो है राजकीय और प्रशासकीय की व्यवस्था वो इन्हीं चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए बनी है। पर आज भी हम देखते हैं कि ये चीज़ें
संविधान में तो है पर धरातल पर नहीं दिखती। बिल्कुल लोगों के बीच में, समाज में हमें नहीं देखने को मिलती। और मेरा मानना है कि जब तक ये मूल्य, ये जो संवैधानिक मूल्य हैं, वो समाज में हर एक प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में और समाज के अधिकतर और संभव हो तो सभी व्यक्तियों के विचारों में और उनके व्यवहार में जब तक नहीं आते, तब तक हम सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। और इन मूल्यों को प्रत्येक व्यक्ति में, सबसे पहले मुझ में और फिर सभी व्यक्तियों में लाना, उनके विचारों और व्यवहार में लाना, यही मेरा उद्देश्य है और यही कार्य मैं फिर कर रहा हूँ। शिक्षा के ऊपर भी काफ़ी कुछ मिशन पे आप काम कर रहे हैं। क्या है सर, क्या किस स्तर तक आप शिक्षा को लोगों तक ले जा रहे हैं? क्या फ्री एजुकेशन या कुछ ऐसा क्या है? देखिए, शिक्षा जो है वो अभी भी हमारे देश के लगभग 90% लोगों के लिए एकमात्र साधन है, माध्यम है जीवन में आगे बढ़ने का। हमारे देश में जिस तरह की ग्रामीण क्षेत्र है या गरीबी है या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो परिवार हैं, उनके पास कोई और तरीका नहीं है जीवन में आगे बढ़ने का, प्रगति करने का। लेकिन हम आज ये देख रहे हैं कि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर ख़ासकर। उनको गुणवत्ताहीन शिक्षा मिल रही है, वो मजबूर है ऐसी शिक्षा प्राप्त करने में, या शिक्षा प्राप्त नहीं भी हो रही है बहुत हद तक, और हो भी रही है तो उसकी गुणवत्ता में बहुत फ़र्क है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बड़ा प्राइवेट कमर्शियलाइज़ेशन हुआ है एजुकेशन का, निजीकरण। जिसमें जिनके पास पैसा है, वो गुणवत्ता हासिल करें और वो आगे बढ़ें, उनको बहुत बेहतर अवसर आगे बढ़ने के मिलते हैं। एज ए कलेक्टर आप यहाँ रहे हैं बालाघाट ज़िले में, आपने बहुत करीब से देखा है बालाघाट ज़िले को। यहाँ अभी हमने देखे कि 150 या 170 के लगभग स्कूलें हैं, जहाँ पर ज़ीरो दर्ज संख्या है। क्या लोगों का मोहभंग हो रहा है शासकीय संस्थाओं से, या कहीं न कहीं गुणवत्ता की जो आप बात बोल रहे हैं वे उसमें ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में, क्योंकि जो मैं बात कर रहा था वही है कि यदि आपको गुणवत्ता नहीं मिलेगी, तो आप अपने बच्चों को वहाँ क्यों भेजेंगे? और आपको लगता है कि दूसरी जगह पर प्राइवेट में हो सकता है कि मुझे पैसा ज़्यादा देकर वो मिल जाए, तो वहाँ लोग भेजना चाहेंगे। पर ये 90% लोगों के लिए संभव नहीं है, जिनके पास पैसा ही नहीं है, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में तो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में कोई गुणवत्ता का बहुत अंतर होता नहीं है। इसलिए जो बड़ा अन्याय हो रहा है वो क्या है? आज शिक्षा के क्षेत्र में जो ये खाई बढ़ती चली जा रही है, उसके कारण असमानता पैदा हो रही है और सभी बच्चों को जो समान अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, वो नहीं मिल रहा है। तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें एक बड़ा प्रमुख विषय उसका ये भी है कि सभी को समान गुणवत्ता की निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। सभी को, हमारे देश में पैदा होने वाले हर एक बच्ची को, हर एक बच्चे को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। सर बेसिक तौर पर कहा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये निःशुल्क भी होना चाहिए कई मायनों में और गुणवत्ता युक्त भी होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ़ मुद्दे बनकर रह जाते हैं और धरातल पर चीज़ें नहीं उतर पाती। आपको एक अनुभव है प्रशासकीय सेवा का। किस तरह से तालमेल बिठाएँगे सर सरकार के बीच में और ये चीज़ें धरातल पर उतर कर? नहीं, आपने बिल्कुल सही पहचाना। जो बड़ी 2 मुख्य चीज़ें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सरकार की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि केवल सरकारों को या प्रशासन को दोष देकर आप चुप नहीं बैठ सकते। जी। ये ऐसा काम भी नहीं है, यदि इसे पूरी तरह से हमें इसको सुधारना है, तो केवल सरकारें नहीं कर सकती। इनफैक्ट आप यदि और एनालिसिस करें तो आप पाएँगे सरकारें वही करती हैं, जिनसे उनको लगता है कि उनको वोट मिल जाएगा और वो अगला इलेक्शन जीत जाएँगे। इससे बहुत दूर की सोच हमें नहीं दिखती पॉलिटिक्स में। तत्कालीन सुख। कह सकते हैं, बट यदि कोई भी बदलाव लाना है तो वो बदलाव समाज और लोगों के माध्यम से ही आ सकता है। यदि लोग इस चीज़ की मांग करेंगे कि हमारे प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक शाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षक होने चाहिए पर्याप्त संख्या में, ट्रेन्ड शिक्षक होने चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, पर्याप्त कमरे होने चाहिए, लाइट होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, फंक्शनल टॉयलेट होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए। यदि ये माँग होगी, तो मुझे लगता है कि सब मिलकर इसको हम कर सकते हैं, जिसमें प्रशासन, सरकारें, बच्चे, शिक्षक, समाज और संगठन ये सब शामिल हो और एक साथ मिलकर इसको करें तो पर नतीजे सर मिलेंगे। लोग तो वही है। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो नौकरी करने के हिसाब से पढ़ाते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है।
और जब वही लोग प्राइवेट स्कूल खोलते हैं या कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो बड़ी अच्छी गुणवत्ता युक्त पैसा लेकर देते हैं। कहीं न कहीं एक ऐसा प्रतीत हो रहा है सर कि लोगों को खुद अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि सभी समस्याओं की जड़ जो है, वो आकर आपको यहीं दिखेगी कि लोगों में जागरूकता, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और उसको सही तरह से समक्ष लाने, सामने लाने, उसकी माँग करने की स्थिति में जब तक लोग नहीं आते, तब तक बहुत सुधार संभव नहीं है। और मेरा प्रयास यही है, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें, कि लोगों के बीच ये जागरूकता आए और हम लोगों को जोड़ने वाली चीज़ें करें। बाँटने वाली चीज़ें तो बहुत है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो लोगों को जोड़े, इकट्ठा लाए, एक साथ लाएँ और उसके माध्यम से हम जनता से के हित से जुड़े हुए जो प्रगति के काम हैं, वो हम कर पाएँ। बालाघाट की माटी भी चाहती है कि आपकी मुहिम इस तरफ भी आए और कम से कम योगदान ना सही लेकिन मार्गदर्शन ज़रूर मिले। बालाघाट ही नहीं, बल्कि सभी जगहों पर इसकी आवश्यकता है और बालाघाट तो डेफ़िनेटली मैं आते रहता हूँ और यहाँ भी है। यहाँ पे भी जो बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो जुड़े हैं और इस काम को अब आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में और अधिक तेज़ी से इस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा, ताकि सभी लोग एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। सर एक किसानों का ज़िला है, धान उत्पादन ज़िला है। आप बखूबी यहाँ के लोगों को जानते हैं। अभी बीच में आंदोलन हुआ था, क्या कुछ टीस रहती है सर किसानों को लेकर, जो उनकी माँग रहती है कि हाँ, ये इस तरह की चीज़ें होना चाहिए किसानों के लिए? क्या 2 ऐसे अंग हैं हमारे समाज के जिसको हमने बहुत नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है। एक तो वो कृषक है, हमारे किसान हैं, जो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, और दूसरा जो श्रमिक है, जो आपको आपके आस-पास जो कुछ दिख रहा है उनका बना हुआ है। उनके हाथ इसमें लगे, उनके खून-पसीना उसमें लगा हुआ है। हमने और आपने नहीं बनाया है, ये ईंटें किसने इस भी जोड़ी है, ये लकड़ियाँ किसने काटी हैं, किसी ने किसी को तराशा है। और आप देखेंगे कि यही सबसे वंचित रह गए हैं, इकोनॉमिकली, सोशली भी। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनके हितों का ध्यान रखा जाए। और मैं तो कहता हूँ कि वो हितों का ध्यान रखने वाले हम होते कौन हैं? उनको उनका जो जायज़ हक है, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। फार्मर्स का कहते हैं ना, आपके पास यदि ₹100 हैं, तो आप उस ₹100 को आप खुले में छोड़ रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या? एक किसान के लिए उसकी खड़ी फसल मतलब खुले में रखे उसके पैसे जैसी है, जो कभी भी आके बर्बाद हो सकती है। बेटी अभी आज हम किसानों से बात करके आए, तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार बेटर कर रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार बेटर कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ अब ये तुलनात्मक रूप से मैं नहीं बता पाऊँगा जो आंकड़े आप कह रहे हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि जो भी किसी भी राज्य की जो भी सरकारें कर रही हैं, वो पर्याप्त नहीं हैं। वो जो किया जाना चाहिए उससे बहुत कम है। अल्टीमेटली किसान को उसकी उपज का पर्याप्त मूल्य मिलना चाहिए और वो इतना होना चाहिए कि जो गरिमापूर्ण जीवन जी सके। स्वाभिमान। स्वाभिमान की गरिमा मतलब स्वाभिमान, डिग्निटी के साथ वो जी पाए, इतना होना चाहिए और उसके लिए जो कुछ सरकारों को, शासन को करना है, वो किया जाना चाहिए। तो सर आखिरी सवाल कि कभी-कभी कयास लगाए जाते हैं कि कमिश्नर की नौकरी छोड़कर आप राजनीति की तरफ भी रुख कर सकते हैं। क्या ऐसा भविष्य में देखने मिल सकता है? नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है और जो काम मैं करना चाहता हूँ, जो मैंने अभी तक आपको बताया भी, वो इस तरह का काम है जो पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं किया जा सकता और पॉलिटिक्स वो काम करने का माध्यम नहीं है। तो इसलिए उस दिशा में ऐसी कोई फ़िलहाल सोच नहीं है। पर अगर शिक्षित लोग नहीं आएँगे तो सर फिर स्वाभाविक है कि ऐसे-वैसे लोग राजनीति में प्रवेश करेंगे, जिनकी नहीं, राजनीति में शिक्षित-अशिक्षित का तो बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अशिक्षित लोग भी बहुत अच्छे हो सकते हैं और शिक्षित लोग भी बहुत बुरे हो सकते हैं। बट फ़र्क पड़ता है कि समाज में किस तरह के मूल्य स्थापित हैं और जो पॉलिटिशियंस या जो भी निकलेंगे वो उसी समाज से निकलेंगे। मैं तो उस समाज को ही पूरा बदलने की बात कर रहा हूँ। जब वो पूरा समाज के मूल्य ही परिवर्तित होके बेहतर हो जाएँगे, तो उसमें से निकलने वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे डॉक्टर्स, चाहे पॉलिटिशियन, वो सभी बेहतर निकलेंगे। तो तो यहाँ पर हमने बि हाँ, तो यहाँ पर हमने समान शेखर साहब से बात की है, जो पूर्व आईएएस रह चुके हैं और इनका कहना है कि सीमित दायरे में बदलाव लाने की सोच नहीं है, बल्कि एक नैतिक मूल्यों को के साथ सभी लोगों में बदलाव लाने के मिशन पर वे काम कर रहे हैं। उसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है और जन जागरण भी है।
ऐसे तमाम विषयों को लेकर वे समाज को बदलने के लिए निकले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में किस तरह का बदलाव हमें देखने मिलता है और उनका जो मिशन है वो कितना धरातल पर सार्थक हो पाता है।